हेलो एवरीवन, वेलकम टू संपूर्ण क्लासेस। संपूर्ण क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कई दिनों से बहुत से बच्चे मुझसे बुक्स के रिगार्डिंग्स में क्वेश्चन पूछ रहे थे कि मैम क्या कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, कौन सी बुक नहीं पढ़नी चाहिए, क्या आपका कोर्स सफिशिएंट है प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए या नहीं सफिशिएंट है। तो मैं आपको पहले संपूर्ण क्लासेस में कुछ बातें, कुछ डाउट्स आपके बताती हूँ। देखो गाइस, एक चीज़ हमेशा याद रखना, आई कैन गाइड यू, मैं आपको गाइड कर सकती हूँ, ठीक है। मैं आपके डाउट क्लियर कर सकती हूँ, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर सकती हूँ, लेकिन पढ़ाई आपको करनी है। स्टडी कौन करेगा? आप करेंगे, ठीक है। और एक चीज़ और जान लीजिए, जब तक आप पढ़ोगे नहीं ना, तब तक आपके डाउट्स भी नहीं जनरेट होंगे। तो कभी कभी जब मैं बच्चों से पूछती हूँ कि कोई डाउट्स है, तो बच्चे कहते हैं मैम नहीं, ऑल क्लियर। तो मैं समझ जाती हूँ इसका मतलब आपने मेरे पढ़ाने के बाद उस टॉपिक को खुद से गो थ्रू नहीं किया है। तो जब भी संपूर्ण क्लासेस में आप कोई भी क्लासेस करिए, इट्स माय रिक्वेस्ट कि आप घर क्या जाके, आप तो घर ही पे ही बैठे हुए हो, ऐसा हमारे स्कूल्स में कहा जाता है, घर जाके पढ़ाई करना। तो इसका एक इम्पोर्टेंस था, जब आपके टीचर ने आपको कोई टॉपिक कवर किया है तो आप भी उस टॉपिक को एक बार आप गो थ्रू करिए। तो इससे क्या होगा, उसी समय वो टॉपिक आपका तैयार हो जाएगा। और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करो या मेल करो, मैं आपके डाउट को नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगी, जैसे मैं करती हूँ, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जो आप लोग मुझसे पूछते हो कि मैम क्या आपकी क्लास सफिशिएंट है, देखिए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि संपूर्ण क्लासेस में पूरी कोशिश करूँगी कि मैक्सिमम टॉपिक आपके कवर हो जाएं, ठीक है। इसमें मैं आपके क्वेश्चंस पे डिस्कस कराऊंगी, प्रीवियस ईयर के एक भी क्वेश्चंस या कोई भी टॉपिक ना छूटे, ये भी पूरा ध्यान में रखूंगी। लेकिन फिर मैं आपसे कहूँगी एक बात जो कि बहुत बड़ा ट्रुथ है, कि कुछ ना कुछ चीज़ें तो छूट जाती ही है, और वो हर टीचर से होती है, खाली मुझसे नहीं। अभी मैं यहाँ बैठ के आपसे फ्लॉन्ट करूँ तो फ्लॉन्ट करने में किसी को कोई बेनिफिट नहीं है ना, आप लोग भी अब इंटेलिजेंट होते जा रहे हो। तो आई एम गोइंग टू रिकमेंड यू सम बुक्स, मैं आपको कुछ बुक्स रिकमेंड करूँगी, आप मेरी क्लासेस रोज़ देखेंगे, उन बुक्स को स्टडी करेंगे, प्लस कुछ चीज़ें और करेंगे अपनी तरफ से। तो हम और आप अपना 100% पुट कर सकते हैं। उसके बाद अगर पेपर बहुत डिफ़िकल्ट आता है और हमने अपना 100% दिया था, अपनी कंप्लीट स्टडी की थी, तो आप ये मान के चलिएगा ज़्यादातर बच्चों के लिए वो पेपर डिफ़िकल्ट होगा। अगर आपने अपनी कंप्लीट स्टडी की है, अपना 100% दिया है, अपनी रेफरेंस बुक को अच्छे से पढ़ा है, आपने नंबर ऑफ मैक्सिमम पेपर सॉल्व किए हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस की है, और अगर आपको एग्जामिनेशन हॉल में ऐसा फील हो रहा है कि जो पेपर है इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, तो उस समय एक गहरी सांस लो और गहरी सांस छोड़ते हुए बोलो, अगर मेरे लिए डिफ़िकल्ट है तो हर किसी के लिए डिफ़िकल्ट होगा। नाउ व्हाट आई हैव टू डू, अब मैं इस समय क्या करूँगा, मुझे जो भी चीज़ आती है मैं उसको पूरी ईमानदारी के साथ करूँगा, और अपने सब कॉन्शियस माइंड में जो जो चीज़ें हैं, जो भी नॉलेज मैं एक्वायर करके इस एग्जामिनेशन हॉल में बैठा हूँ, उन सब को अप्लाई करूँगा, बट इन अ सिस्टमेटिक ऑर्डर। डोंट गेट कन्फ्यूज्ड। आजकल बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, सबसे बड़ी दिक्कत है हम यूपीएससी में हमको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, इस चीज़ को लेके हम बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं। मैं हमेशा बच्चों से एक बात कहती हूँ कि यू हैव टू नॉट, आपको डॉक्टर नहीं बनना है किसी भी चीज़ में, ठीक है, डॉक्टरेट नहीं किसी सब्जेक्ट में आपको करनी है, लेकिन आपको बेसिक्स आपके किसी भी सब्जेक्ट्स के क्लियर होने चाहिए। इसीलिए आपने सुना होगा कि ज़्यादातर लोग कहते हैं स्टडी एनसीईआरटी। अगर आप इनिशियल स्टेज में हैं तो सबसे पहले अपने एनसीईआरटी को कवर करिए। एनसीईआरटी जब आप पढ़ेंगे तो आपका बेसिक न्यू आपकी बन जाएगी एनसीईआरटी पढ़ने के बाद। और कोई भी बच्चा ऐसा जो इस साल प्रीलिम्स देने वाला है, उसने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है, वो पैनिक नहीं करेगा मेरी ये बात सुन के। देखो, तैयारी दो तरीके की होती है, एक वो बच्चा जिसको 2 साल पहले से तैयारी करने बैठा है। अगर वो बच्चा मेरे पास आता है, कहता है कि मैम मैं तैयारी कहाँ से स्टार्ट करूँ, तो मैं उससे हमेशा कहती हूँ ग्रेजुएट स्टूडेंट से कि स्टडी योर एनसीईआरटी, सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़ो सारे क्लासेस की। लेकिन अभी किसी बच्चे को 3 या 4 महीने में पेपर देना है और उसको मैं ये कहूँ कि गो एंड स्टडी द एनसीईआरटी, तो बेचारे को 1 महीना तो एनसीईआरटी कवर करने में लगेगा। तो इन दैट कंडीशन में उस बच्चे से कहती हूँ कि आप एक रेफरेंस बुक उठाओ, पास्ट ईयर्स के पेपर्स उठाओ, सेकेंड
और आप क्या करो, प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन, प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन, जितने क्वेश्चंस आप लगा सकते हो आप लगाओ, ठीक है। तो ये सब कुछ चीज़ें होती है। तो मैं आपको कुछ बातें बताती हूँ। जैसे बच्चे कहते हैं मैम एंशिएंट हिस्ट्री और मेडुअल हिस्ट्री के लिए हम क्या करें, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैंने बहुत लोगों से बात की है, कुछ टॉपर्स से भी मेरी बात हुई थी। तो ज़्यादातर टॉपर्स यही कहते हैं, जिन्होंने भी टॉप किया है, जिसका भी प्रीलिम्स निकला है, वो हमेशा यही सजेशन देते हैं कि जब आप एंशिएंट और मेडुअल की बात करते हो ना, तो इट इज़ समवट अनप्रिडिक्टेबल, थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल सेक्शन है। तो आप इसके लिए ना पहले अपनी एनसीईआरटी ही पढ़ो, ज़्यादा परेशान मत हो, ठीक है। दूसरी चीज़, जब हम आर्ट एंड कल्चर की बात करते हैं तो मैंने आप लोगों को, बहुत बच्चों को बोला है कि आप नितिन सिंघानिया पढ़ सकते हो, ठीक है। नितिन सिंघानिया आप पढ़िए, ये आपके मेंस आंसर राइटिंग में भी काम आएगी। लेकिन इसके साथ आपको क्या करना है, यू हैव टू ऑल्सो स्टडी करेंट अफेयर्स। आप करेंट अफेयर्स ज़रूर पढ़ेंगे, ठीक है। करेंट अफेयर्स तो छोड़ना ही नहीं है, कोई भी सब्जेक्ट हो। अगर आप एनवायरनमेंट के लिए शंकर आईएएस रेफ़र कर रहे हैं, जो कि मैं आपको सजेस्ट भी करती हूँ, अगर आप शंकर आईएएस पढ़ रहे हैं तो इसके साथ आप करंट पढ़ेंगे, करंट में क्या डिटेल चल रही है, ठीक है। जैसे अभी अगर आपका COP 13, COP 14, COP 24 हुआ है, तो गो एंड स्टडी अबाउट इट ना, क्या ये मैम क्या लिख रही हैं, हाँ, करंट में से क्या रिलेटेड है, भारत में क्या हुआ है। तो आप क्या करोगे, शंकर आईएएस बुक एक उठाओ, एक कोई भी रेफरेंस बुक उठाओ, उससे अपना स्टैटिक कवर करो, ठीक है। स्टैटिक जब आप कवर करोगे तो आप उसको अपडेट करोगे विद करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स से आप अपडेट करते हुए चलोगे। दूसरी चीज़, अगर मैं आपसे कहूँ मेडुअल किसी को बहुत पढ़ना है तो आप सतीश चंद्रा पढ़ सकते हो, ठीक है, अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम हो। अगर किसी बच्चे ने मेडुअल और एंशिएंट उसका बहुत वीक है, तो मैं आपसे कहूँगी एक काम करो, गो एंड सॉल्व द मैक्सिमम नंबर ऑफ द क्वेश्चंस यू कैन। मैं हमेशा बच्चों से कहती हूँ, जब भी पेपर पास आए आप क्वेश्चंस पे ध्यान दो, रिवर्स पढ़ो। मतलब एक पेपर लगाओ, रोज एक पेपर लगाओगे तो आपको अपनी गलतियाँ पता चलेगी, जो जिस पोर्शन में गलती हुई है उस पोर्शन को आप उठाओ बुक पे, फिर पढ़ो, रिवाइज करो। तो जैसे जैसे पेपर आए ना, अपनी थोड़ी सी पॉलिसी रिवर्स कर लो, मतलब क्वेश्चन सॉल्व करोगे उसके बाद अपनी बुक्स पे आओगे। लेकिन अभी जो इनिशियल स्टेज पे हैं, जिनके पास बहुत टाइम है, तो उनको मैं फिर कहूँगी आप एनसीईआरटी से स्टार्ट करो। एनसीईआरटी क्या करेगी, आपकी एक समझ बनाएगी, ठीक है, जो कि आपके मेंस आंसर राइटिंग में बहुत काम देगी, आप आंसर्स को फ्रेम कर पाओगे, ठीक है। ऐसे ही एनवायरनमेंट पे मैंने आपको शंकर आईएएस बताया है, लक्ष्मीकांत आपकी पॉलिटी में, ठीक है, लक्ष्मीकांत आप अपने पॉलिटी के लिए रेफरेंस बुक ले सकते हो। इंडियन इकोनॉमी के लिए आप रमेश सिंह ले सकते हैं, ठीक है। और मॉडर्न इंडिया के लिए आप स्पेक्ट्रम, अगर आप प्रीलिम्स की बात कर रहे हो खाली, तो आप स्पेक्ट्रम पढ़ो, ठीक है, आप स्पेक्ट्रम पढ़ो। और मॉडर्न इंडिया के जिन्होंने भी मेरी क्लासेस की है, मैंने उनको दिखाया है कि स्पेक्ट्रम पढ़ने के बाद जब आपका प्री में 1 या 2 दिन रहेंगे और आपको क्विक रिवीजन करना है मॉडर्न इंडिया का, तो आप किस तरीके से रिवीजन करेंगे। मैंने बताया था ना, जो आगे जो आपका कंटेंट दिया रहता है कि चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, तो उसको एक बार देखो ना, गो थ्रू इट कि कैसे कैसे उसमें चैप्टर्स दिए हुए हैं। जैसे अगर आप देखोगे अपने आप अगर स्पेक्ट्रम खोलोगे तो आप देखोगे कि उसमें किस तरीके से एक्टिविटीज़ दी हुई है। जैसे फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात की गई, उसके पहले आपके सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के पहले नेहरू रिपोर्ट दी गई है। तो इससे क्या हुआ, एक सीक्वेंस आपका बन जाएगा, एक सीक्वेंस आपका बन जाएगा कंटेंट देखोगे तो। और लास्ट में आपकी समरी दी गई है, तो समरी तो ज़रूर रिवाइज करना। मैं क्या बता रही हूँ, कंफ्यूज मत होना। मैंने आपसे ये नहीं कहा कि स्पेक्ट्रम बुक उठा के आप खाली यही सब पढ़ोगे। मैंने आपसे कहा है कि लास्ट मिनट पे आप किस तरीके से रिवाइज करोगे ना, तो ये सब चीज़ें याद रखो, ठीक है। अब बात करते हैं जियो की, ज्योग्राफी की हम बात करते हैं। तो मैं फिर ज्योग्राफी में कहूँगी, सबसे पहले अपनी एनसीईआरटी पढ़ो ज्योग्राफी की 11th-12th की। मैपिंग करो, मैपिंग करो। मैपिंग ना एक दिन का काम नहीं है। मैपिंग अगर तुम सोच रहे हो कि मैं एक दिन उठूँगा, मैप उठाऊँगा और सारी प्लेसेस लोकेट कर दूँगा और पेपर में जाके तुरंत आंसर सही लगा दूँगा, मैपिंग इज़ जस्ट लाइक अ मैथमेटिक्स। जैसे आप मैथ्स को रोज़ सॉल्व करते हैं ना, उसी तरीके से 5 मिनट रोज़ मैपिंग किया करो। एंड आई मस्ट टेल यू, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। जब आप मैपिंग में इन्वॉल्व होने लगोगे ना, कि कौन सी प्लेस कहाँ पे थी, ओके ठीक है, कहाँ पे कौन सा गल्फ है, कौन सी रिवर है, हाँ,
ये सब जब आप पढ़ने लगोगे तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी। तो आप एनसीईआरटी पढ़ो, 11th-12th की तो ज़रूर ही पढ़ो जियोग्राफी के लिए, और उसके बाद आप सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन जियोग्राफी भी कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, ये बुक भी आप कंसिडर कर सकते हो। और मैं आपको एक और बात बताऊं, बिपिन चंद्रा में बच्चे कहते हैं, बिपिन चंद्रा में आपकी एक थॉट डेवलपमेंट होता है। मैं आपको बताऊं, ऐसी बात नहीं है, आप जो बिपिन चंद्रा में बहुत वास्ट उसमें पढ़े हो ना, वही आपका स्पेक्ट्रम में थोड़े शॉर्ट फॉर्म में जैसे नोट्स की तरह दिया हुआ है ना। तो अगर बिपिन चंद्रा पढ़ोगे तो आपकी मेंस में तो आपकी हेल्प होगी ही, तो इस चीज़ की बात नहीं है। लेकिन आपके पास अगर समय कम है तो बिल्कुल भी परेशान मत हो। मैं आपसे कहूँगी अपने करंट अफेयर अपडेट करो। करंट अफेयर में कोई भी टॉपिक आपको ये लगता है कि आपके स्टैटिक पोर्शन से रिलेटेड है तो फिर अपनी पढ़ाई रिवर्स करो, उस इवेंट के बारे में पढ़ो। ठीक है, उस इवेंट के बारे में पढ़ो स्टैटिक पोर्शन पे जाके, और करंट अफेयर को अपडेट करते हुए चलो। अब करंट अफेयर में एक क्वेश्चन और बच्चों का बड़ा फंसता है, मैम मैं न्यूज़पेपर रोज़ पढूं, मैम मैंने तो 6 महीने से न्यूज़पेपर ही नहीं पढ़ा, मैम अब क्या होगा मेरा। देखो एक चीज़ मैं बताऊं, अगर पूरे साल न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा तो ये तुम बिल्कुल मत सोचना कि तुम्हारा प्रीलिम्स नहीं निकलेगा। लेकिन उसके लिए अब तुम क्या करोगे बताओ। उसके लिए आप अपने करंट अफेयर्स की कोई भी एक मैगज़ीन जो कि आपको ऑथेंटिकेटेड सोर्स लगती है, आपको लगता है बेस्ट है मार्केट में, उस बुक को उठाओ, करंट अफेयर की मैगज़ीन को, और 2-3 बार उसको मतलब खूब अच्छे से गो थ्रू करो, खूब अच्छे से पढ़ डालो। तो उस चीज़ के लिए पैनिक मत करना कि साल भर करंट अफेयर नहीं पढ़ा, अब 1 महीने बाद प्रीलिम्स देना है, 2 महीने बाद प्रीलिम्स देना है, अब क्या करूं। इस चीज़ को छोड़ दो, जब नहीं पढ़ा तो अब मैगज़ीन उठा के पढ़ो। लेकिन फिर मैं कहूँगी, जिन बच्चों के पास अभी 2 साल का समय है या 1 साल का समय है, क्यों चांस लेना यार लाइफ में। पढ़ो ना न्यूज़पेपर, 1 घंटे न्यूज़पेपर पढ़ो। इससे क्या होगा, आपके थॉट डेवलपमेंट होगा ना। और ये थॉट डेवलपमेंट मैं बता रही हूँ गाइस, मैं आपको कितना भी पढ़ा दूंगी ना, जब तक आप खुद नहीं पढ़ोगे ना, नहीं डेवलप हो पाएगा। जब आप एडिटोरियल पढ़ते हो न्यूज़पेपर का तो जानते हो आपके दिमाग में कई तरीके के थॉट्स आने लगते हैं। और अगर मैं उसे एडिटोरियल को आपको पढ़ाऊंगी कि देखो यहाँ पे ये नहीं, ये होना चाहिए था, तो आपके माइंड ने उसी चीज़ को सुन लिया जो मैंने आपको बताया, आपका थॉट उसमें इन्वॉल्व नहीं हुआ। लेकिन जब आप खुद उस चीज़ को रीड करते हो तो आपका माइंड आपसे क्वेश्चनिंग करता है कि क्या ये सोसाइटी के लिए सही है, क्या इसमें और चेंजेस नहीं होने चाहिए, अगर होने चाहिए तो किस तरीके के चेंजेस होने चाहिए। तो जिनके पास सफिशिएंट समय है, जो अभी ग्रेजुएशन में है, खूब अच्छे से करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर रोज पढ़ते रहा करो। आप लोग जिसके पास 2 साल का समय है वो अभी कोई भी मैगज़ीन मत उठाओ, तुम लोग बस न्यूज़पेपर पढ़ो। ठीक है, और जिसके पास बिल्कुल समय नहीं है, 1 महीने बचा हुआ है, पेपर सर पे है और अभी तक करंट अफेयर कुछ नहीं पढ़ा, आप लोग क्या करोगे, आप लोग मैगज़ीन उठाओगे ना। चलो अब क्या ध्यान रखोगे, प्रैक्टिस। कौन सी प्रैक्टिस, पास्ट ईयर्स के पेपर्स। जब पेपर तुम लोगों को देना है, जब पेपर्स तुम लोगों को देना है, एग्जामिनेशन हॉल में आपको बैठना है, तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस कौन करेगा, आप करोगे। कौन करेगा, आप करोगे। और आप अपने क्वेश्चंस खुद फ्रेम करोगे। तो प्लीज़ इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, अगर कोई भी आपसे ये कहता है कि यूपीएससी अपने पास्ट ईयर्स के पेपर्स नहीं रिपीट करता या पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस नहीं रिपीट करता है, आप मुझे बताना। मैं आपको दिखाऊंगी कि यूपीएससी अपने पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस रिपीट करता है तो किस तरीके से रिपीट करता है। ठीक है, तो पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस तो ज़रूर सॉल्व करना, उसको तो छोड़ के जाने की गलती मत करना। ये आपके लिए क्या है, ये आपके लिए एक आशीर्वाद है, क्या है, बून है आपके लिए एक। ठीक है, और ये क्वेश्चंस तो आपके एग्जामिनेशन में बिल्कुल नहीं गलत होने चाहिए। अगर ये क्वेश्चंस गलत हो गए जो पास्ट ईयर में पूछा है और रिपीट किया है यूपीएससी ने, तब तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी यार। एटलीस्ट ये सब क्वेश्चन तो नहीं गलत होंगे। अभी कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसका कि कोई सोर्स ही नहीं मिल रहा है, ना आपकी कोई रेफरेंस बुक में वो क्वेश्चन दिया है, ना करंट अफेयर की मैगजीन में दिया है वो क्वेश्चन, और मैंने सब पढ़ा है तब भी पेपर में नहीं समझ में आ रहा है, तो फिर मुन्ना भाई एमबीबीएस की तरह अपने आप को
जादू की झप्पी देना, या तो फिर उसकी तरह कौन ऑल इज़ वेल करके अपने आप से कहना कि मैंने अच्छे से पढ़ाई की है और ये क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही बाहर से आ गया है। हाँ, तो दो ऑप्शन रहेंगे, या तो जय माता दी थोड़ा सा अपना दिमाग लगा के कि ये स्टेटमेंट नहीं ही होगा, नहीं तो दूसरा क्वेश्चन लीव दैट क्वेश्चन, उस क्वेश्चन के बारे में मत सोचो। जो क्वेश्चन नहीं आता है उस क्वेश्चन के बारे में कभी भी प्रीलिम्स में जब पेपर दोगे नहीं सोचोगे। किन क्वेश्चंस के बारे में सोचोगे? जो तुमको आता है। ठीक है। दूसरी चीज़ मैं फिर आपसे कहूँगी, प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन। ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, तो ये चीज़ याद रखिएगा। जितनी प्रैक्टिस करेंगे ना प्रीलिम्स के पहले, आप जितने क्वेश्चंस लगाएंगे ना, कोई भी सोर्स उठाओ, बहुत ऑनलाइन सोर्सेज में आपको पेपर्स बहुत अच्छे मिल जाएंगे और बहुत अच्छे अच्छे कोचिंग्स के आपको पेपर्स मिल जाएंगे। उठाओ पेपर्स और सॉल्व करो रोज़, किसी से मत चेक कराओ, अपना चेक करो। जस्ट मेक द टेबल, टेबल बनाओ, टेबल बनाओ, कितने मार्क्स पा रहे हो, राइट डाउन, किस सब्जेक्ट में मार्क्स कम मिल रहे हैं वो भी लिखो, और जो टॉपिक आपने गलत किया है उस टॉपिक को उसी समय करेक्ट करके जब आप नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आगे वाली सीरीज़ अपने क्वेश्चन पेपर के प्रैक्टिस पेपर के सॉल्व करोगे, तो नोटिस करना कि वो क्वेश्चन आपसे फिर गलत ना हो। अभी भी टाइम है, पैनिक मत करो, पेपर सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। क्वेश्चन जितने सॉल्व करके पेपर में जाओगे उतना कॉन्फिडेंस आपको उस दिन पेपर में रहेगा, आपकी एक हैबिट बन जाएगी। और खाली रीड 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 करते करते ना आपके दिमाग में स्टोर तो हो जाती है चीज़ें, लेकिन उसको अप्लाई कैसे करना ना क्वेश्चन में, वो चीज़ नहीं हो पाती है। ठीक है, तो बुक्स की जहाँ तक बात है तो मैं फिर कहूँगी, जिन बच्चों के पास अभी बहुत सफिशिएंट टाइम है, ग्रेजुएशन वाले, 1 साल वाले, 2 साल वाले, वो प्लीज़ अपनी इस पढ़ाई NCERT से स्टार्ट करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, फिर जिनके पास टाइम नहीं है अभी, वो अपने कोई भी एक रेफरेंस बुक, जैसे शंकर IAS एनवायरनमेंट के लिए, लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, ठीक है, रमेश सिंह, इन सबको लेके अपग्रेड करेंगे आप करंट अफेयर्स के साथ। ठीक है, और गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए भी आप क्या करोगे, गवर्नमेंट स्कीम अगर आप लोग कहोगे तो मैं आपकी गवर्नमेंट स्कीम बहुत अच्छे तरीके से पूरी करवा दूंगी, उसके लिए आप लोग मत परेशान होइएगा। आप लेकिन मुझे इन्फॉर्म करिएगा कि मैम गवर्नमेंट स्कीम आप कवर करवा दीजिए। मैं गवर्नमेंट स्कीम कभी भी पढ़ती हूँ या पढ़ाती हूँ तो वो सेक्टर वाइज, मिनिस्ट्री वाइज पढ़ाती हूँ, मिक्स करके नहीं, मिनिस्ट्री वाइज पढ़ाती हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आप पढ़ोगे। और प्लीज़ सॉल्व द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जितने भी पास्ट ईयर के पेपर हैं उसको ज़रूर सॉल्व करो, ज़रूर सॉल्व करो। ठीक है, चलो, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इस पूरे क्लास की वो है, इफ़ यू बिलीव इन योर सेल्फ एनीथिंग इज़ पॉसिबल। सबसे पहले अपने पे भरोसा रखो। ये जो पैनिक करना ना, मैम नहीं हो पाएगा, मैम कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैम रैंक नहीं आ रही है, मैम टेस्ट में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, मैम क्या करें, मैम लग नहीं रहा इस साल हो पाएगा, मैम इस साल दें कि ना दें, ये सब क्वेश्चन साइड में रखो। अभी भी एक डीप ब्रीथ लो और कहो यस आई विल डू इट। ठीक है, गिव योर 100% दो, क्वेश्चन सॉल्व करो, एक टाइम टेबल बना लो, रात में, नाइट में या मॉर्निंग में, जब भी, बस क्वेश्चन सॉल्व करो। रात में सॉल्व कर लो ना, सॉल्व 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन सॉल्व करो। फिर 15 दिन बाद इस क्वेश्चन को 60 कर दो, 60 क्वेश्चन सॉल्व करो। फिर एक दिन में 100 क्वेश्चन सॉल्व करो। गाइस मैं बता रही हूँ, आप खुद देखोगे, जिस दिन आप पेपर देने बैठोगे ना, उस दिन आपको पता चलेगा ये जो आपने क्वेश्चन सॉल्व किए ना, उसका कितना ज़्यादा इम्पैक्ट आप पे पड़ा है। लेकिन इन क्वेश्चन सॉल्व करने में ये नहीं करना है कि 50 क्वेश्चन सॉल्व किया, अरे 50 क्वेश्चन हो गया, बुक बंद करो और चलो सोने। मिस्टेक क्या क्या की है उसको भी इम्प्रूवमेंट करना है। मतलब अगर आप यहाँ पे क्या लिखोगे, इम्प्रूवमेंट, ठीक है, इम्प्रूवमेंट मतलब जो आप जहाँ पे भी आप मिस्टेक्स कर रहे हो उस मिस्टेक्स को आप एलिमिनेट करोगे, तब जाके जिस दिन आपका पेपर है उस दिन आप अपना 100% दे पाओगे। ठीक है, और किसी को कोई भी इश्यू हो मुझे बताइए। आपको मैं फिर बोल रही हूँ, अभी मैंने जो भी आपकी ये संपूर्ण क्लासेस हमने जो स्टार्ट की है, मैं आपकी हेल्प के लिए ही, आपके ही डिमांड पे मैंने ये क्लास स्टार्ट की है। तो अगर कोई भी सब्जेक्ट आपको ऐसा लगता है कि मैम नहीं समझ में आ रहा है, मैम प्लीज़ ये टॉपिक कवर करा दो, तो आप मुझे बताओ। और अगर मेरे बताने के बाद भी आपको वो टॉपिक ना समझ में आए ना, तब फिर मुझे बताओ। ठीक है, कि मैम नहीं समझ में आया जो आपने पढ़ा है।
मुझे बताओ। लेकिन ना, अगर मैं आपके लिए इस पूरी क्लास को, इस प्लेटफॉर्म को फ्री में रख के मैं आप चाह रही हूँ कि मैं आपको पूरी तरीके से हेल्प कर सकूँ, तो आप भी मुझे बताओ ना। टू वे कम्युनिकेशन होगा, तभी आपको इस प्लेटफॉर्म से हेल्प मिल पाएगी। ठीक है, तो किसी को भी कहीं भी कोई दिक्कत होती है आप मुझे बताइए। और अभी मैंने आपका आर्ट एंड कल्चर स्टार्ट किया है, ये मैं कंप्लीट कराऊंगी। मैंने बोला है तो आर्ट एंड कल्चर आपका कंप्लीट हो जाएगा, और इस मंथ के पहले मैं आपका आर्ट एंड कल्चर कंप्लीट करा दूंगी। ठीक है, दूसरी चीज़, अभी मैंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस करवाए हैं, कुछ मैंने आपको डिस्कस किया है, वो भी आप देखिए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मैं लेमैन लैंग्वेज यूज़ करती हूँ आप लोगों के लिए, ताकि सारे बच्चों को समझ में आ जाए ना। तो अगर किसी को भी डिफ़िकल्टी होती है तो आप मुझे बताइए। और तीसरी चीज़, CSAT के लिए तो स्निग्धा मैम बहुत अच्छी टीचर हैं, मैं आपसे कहूँगी। स्निग्धा मैम से आप कितनी बार भी ये क्वेश्चन पूछेंगे ना, एक वो आप 10 बार वो आपको बताएंगी। ठीक है, बल्कि इनकी इस क्वालिटी के लिए हम लोग इनको बहुत अप्रिशिएट भी करते हैं। आप इनके पुराने स्टूडेंट से पूछ भी सकते हैं, इनसे एक चीज़ आप 10 बार पूछेंगे, ये मुस्कुरा के बताती हैं। तो ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट हो, डिवीज़न भी नहीं आ रहा है ना, तो इनसे पूछिए आप, ये आपको बताएंगी कि किस तरीके से डिवाइड करना है, किस तरीके से मल्टीप्लाई करना है। तो हेजिटेट मत करिए आप लोग, और प्लीज़ इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, सबसे पहले अपने पे ना भरोसा करना सीखो। अपने पे भरोसा करो, फिर अपने टीचर पे भरोसा करो, एंड सॉल्व एज मच एज क्वेश्चन यू कैन। ठीक है, जितने क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो आप सॉल्व करेंगे, और करंट अफेयर पढ़ते चलिए। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मैं करंट अफेयर भी कवर करूं तो आप मुझे वो भी बताइएगा। ठीक है, जस्ट सजेस्ट मी। थैंक यू गाइस, होप ये छोटा सा सेशन आप लोगों के लिए यूज़फुल रहा हो। बहुत से बच्चे मुझसे बार बार पूछ रहे थे मैम कौन कौन सी बुक रेफ़र करें, तो आप ये सब बुक रेफ़र कर सकते हैं। प्लस मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर आपको इससे ज़्यादा अच्छे से किसी और बुक से समझ में आ रहा है आपका चैप्टर या सब्जेक्ट, तो आप उसी बुक को कंटिन्यू करिए, अगर उसमें कोई एरर ना हो। क्योंकि सबका अपने पढ़ने का तरीका होता है, सबका अपना समझने का तरीका होता है। तो ये मत सोचिएगा कि मैम ने ये बुक बताया है तो यही बुक पढ़नी है। अगर आपको किसी और भी बुक से ज़्यादा बेटर वे में समझ में आ रहा है, और आपको लग रहा है कि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व हो जा रहे हैं विदाउट एनी डिफ़िकल्टीज़, तो आप उस बुक के साथ भी कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, गुड लक। ठीक है, शुभ रात्रि सभी को, और ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रीलिम्स जब भी हो अपने आप को अपडेट रखिए और अपने ऊपर भरोसा रखिए, सब अच्छा होगा। थैंक यू सो मच।